प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 27 तारीख यानी कि 27 फरवरी की करंट अफेयर्स। तो आज का सेशन बहुत लाजवाब होगा। आप जो भी सजेशन देते हैं उन्हें मैं देखता हूं और उन्हें सुधार करने का प्रयास करता हूं। आज की क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और ये 20 मिनट की क्लास में आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं, स्टैटिक हो बाकी चीजें हो, जिन्हें हम लगातार डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपका आज का 27 का करंट अफेयर्स पीडीएफ को लेकर बच्चों का इशू था। तो टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन कर लें नए बच्चे और फ्री पीडीएफ वाले फोल्डर में जाएं। यहां पर सबसे ऊपर आपको करंट अफेयर्स 2025 का फोल्डर बना हुआ मिलेगा फ्री पीडीएफ वाले फोल्डर में, और यहां पर आपको डेट वाइज पीडीएफ मिल जाएगी, नो डाउट। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में ऐतिहासिक, प्यारे बच्चों, झुमौर या फिर इसे झूमोर भी कहा जाता है, उत्सव का समूह का उद्घाटन किया है? तो भैया जी ये होगा चेन्नई सही जवाब, या फिर गुजरात, दिल्ली, असम। तो प्यारे बच्चों, असम के अंदर ये उत्सव सेलिब्रेट हुआ है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को गुवाहाटी के, प्यारे बच्चों, एक है यहां पर सरुसजाई स्टेडियम में असम के चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ, क्योंकि असम सबसे बड़ा चाय का प्रोड्यूसर है, इसके उपलक्ष्य में अब तक के सबसे बड़े झूमर नृत्य प्रदर्शन का उद्घाटन किया है। प्यारे बच्चों, जो झूमर है आपका, ये बिनंदिनी 2025 के नाम से इसका आयोजन किया गया है। तो झुमेर बिनंदिनी 2025 इसका नाम रखा गया है। 8000 से ज्यादा कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि असम की समृद्धि और संस्कृति को दर्शाता है। असम की बात करें तो असम भारत के नॉर्थ ईस्ट का, उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। इसे अहोम भी कहा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य, ये बड़े राज्यों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना प्यारे बच्चों 26 जनवरी 1950 में हुई। यहां पर जो भाषाएं बोली जाती हैं वो असमिया, बोडो और बंगाली प्रचलित हैं, क्योंकि बंगाल के पास है। यहां पर जो त्योहार मनाए जाते हैं, असम में बिहू फेस्टिवल है, अंबुबाची फेस्टिवल है, हाथी त्योहार या हाथी महोत्सव, ब्रह्मपुत्र महोत्सव है। एक यहां पर माजुली उत्सव भी मनाते हैं, तट त्योहार मनाते हैं, माजुली त्योहार है, बैशागु है, बाखो त्योहार। तो बाखो और बैशागु वेरी इंपोर्टेंट। अंबुबाची का मेला तो गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पर लगता है। और बेटा यहाँ के नृत्य में ओजापाली, बीहू, झुमूर अभी जो बताया था, नाच एक नृत्य, बेटा देवधानी नृत्य एक है, गुमराग, धुलिया, भावरी, भोरल नृत्य और बगुरुम्बा इज वेरी इंपोर्टेंट। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया है। तो बगुरुम्बा और ओजापाली तो वेरी 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 इंपोर्टेंट हैं, जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बात करेंगे। हाल ही में किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो भैया जी, एशियाई चैंपियनशिप का 14वां खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने, या फिर आमिर सरकोश ने, या कृष्ण बहादुर ने, या फिर प्यारे बच्चों हरमनप्रीत सिंह ने? तो सही जवाब होगा आपका यानी कि पंकज आडवाणी। ठीक है जी। अगर बात की जाए भारत के दिग्गज क्विस्ट पंकज आडवाणी ने 2025 के एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब जीत लिया है। तो ये पुरुषों का प्यारे बच्चों खिताब था। अगर मैं बात करूं, इसमें इन्होंने फाइनल में आमिर सरकोस, जो कि ईरान के हैं, इन्हें हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। पंकज आडवाणी 2025 में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीती। इवेंट 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का था। कहां आयोजित हुआ? दोहा, कतर के अंदर। पुरुष विजेता कौन रहे? पंकज आडवाणी भारत से। उपविजेता कौन रहे? प्यारे बच्चों आमिर सरकोश ईरान से। तो पंकज आडवाणी स्नूकर प्लेयर हैं, याद रखिएगा। महिला विजेता कौन रही हैं? तो प्यारे बच्चों नरन तुया बयारस खाइन। ठीक है ना भाई, नाम बड़ा अजीब सा देखने को मिलता है। तो नरन तुया याद रखना है, मंगोलिया से हैं। और पुरुष अंडर 21 के विजेता प्यारे बच्चों शाहीन सब्जी, जो कि ईरान से रहे हैं। शाहीन सब्जी अंडर 21 के। अगर मैं बात करूं साशी निकाय जो इसे आयोजित करता है, वो एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिलियार्ड्स स्पोर्ट्स, बच्चों जिसे
ACBS कहा जाता है। ACBS की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। ACBS के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद शालेम अल नुआइमी। और बेटा इसका मुख्यालय कहां है? तो दोहा, कतर में। तो एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिलियार्ड्स स्पोर्ट्स, ये स्नूकर, बिलियार्ड्स और बाकी गेम जो है उन्हें कराने का काम करता है। आगे बात करेंगे IOA, यानी कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसने मुक्केबाजी के मामलों के संचालन हेतु तदर्थ समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो मुक्केबाजी के चुनाव नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए यानी कि दखलंदाजी की है भारतीय ओलंपिक संघ ने। तो प्यारे बच्चों, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं जो तदर्थ समिति बनाई गई है? राजेश भंडारी या फिर DP भट्ट, शिवा थापा या मधुकांत पाठक? तो सही जवाब होगा बेटा मधुकांत पाठक को बनाया गया है। अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा तदर्थ समिति का गठन किया गया 24 फरवरी 2025 को। प्यारे बच्चों, जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है यानी कि BFI के चुनाव 2 फरवरी 2025 को होने थे, लेकिन समय पर नहीं हो सके। इसीलिए प्रशासनिक अस्थिरता को देखते हुए यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ ने इंटरफेयर किया। BFI के कार्यों की निगरानी के लिए 5 सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया गया। मधुकांत पाठक को इसके अध्यक्ष बनाया गया है और राजेश भंडारी को उपाध्यक्ष, और DP भट्ट और शिव थापा और वीरेंद्र सिंह ठाकुर को समिति के सदस्य बनाया गया। तो ये 5 सदस्यों की एक तदर्थ समिति नियुक्त की गई है। समिति का मुख्य कार्य निष्पक्ष चुनाव कराना है और BFI को सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है। भारतीय ओलंपिक संघ जो है बेटा, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो PT ऊषा। याद रखना है, पहली महिला भी है PT ऊषा। ठीक है भाई, PT ऊषा इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं भारतीय ओलंपिक संघ की। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे बात करेंगे, हाल ही में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना एथेना चंद्र मिशन प्यारे बच्चों इस हफ्ते लॉन्च करेगी? तो भैया इस हफ्ते कौन कर रही है, जा रही है? इसरो भारत की, फोर्ब्स, तो फोर्ब्स तो वैसे एक रिपोर्ट जारी करती है, नासा है, इनमें से कोई नहीं है। तो सही जवाब होगा बेटा नासा, अंतरिक्ष एजेंसी नासा। अगर मैं बात करूं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। प्यारे बच्चे याद रखिएगा, जेनेट पेट्रो जो है नासा के कार्यकारी प्रशासक हैं। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। प्यारे बच्चों, जो एथेना है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में वैज्ञानिक उपकरणों के साथ जाएगा, जहां चंद्रमा की मिट्टी के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, कौन कौन से केमिकल उसमें मौजूद हैं, उसकी खोज करेगा और उसकी ऊपरी सतह के बारे में पता लगाएगा। तो ये एथेना मिशन कौन भेज रहा है? नासा। प्यारे बच्चों, किस यान से भेजा जाएगा? तो SpaceX का फाल्कन 9 रॉकेट से। कब जाएगा? तो भैया ये जाएगा 26 फरवरी 2025 को। कहां से जाएगा? अमेरिका के नासा का केनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा के अंदर, यहां से इसे लॉन्च किया जाएगा। अनुमानित लैंडिंग की तिथि क्या है? कि 6 मार्च 2025 तक ये यहां बेटा आपका पहुंच जाएगा, ऐसी अनुमानित तिथि है इसके बारे में। ये और मिशन है जो अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। एक 27 फरवरी को जाएगा 2025 में नासा का प्यारे बच्चों आपका स्पेस ऑब्जर्वेटरी प्रक्षेपण मिशन, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में स्टडी करेगा। एक 28 फरवरी 2025 को SpaceX का स्टारशिप प्यारे बच्चों मेगा रॉकेट अपने 8वें परीक्षण की उड़ान के लिए रवाना होगा। और 1 से 2 मार्च में फायरफ्लाई एरोस्पेस के रोबोटिक चंद्र लैंडर का चंद्रमा के लैंडिंग का प्रयास करेगा। तो ये आने वाले समय में 2-4 दिन में, इस फरवरी के अंत तक और मार्च के शुरू में जो मिशन है। आगे बात करें, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन की, यानी कह रहा है प्रकृति 2025 का आयोजन कहां किया गया? अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया है? नई दिल्ली के अंदर है, लखनऊ के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर या फिर इंदौर के अंदर? तो सही जवाब है इसका नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन आयोजित हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पर, तो नई दिल्ली में प्रथम कार्बन बाजार पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का प्रकृति का उद्घाटन हुआ है। तो भारत ने 24-25 फरवरी मतलब आपका 2025 को नई दिल्ली में अपना
पहला अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन किया है। आयोजक कौन रहे थे? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई, विद्युत मंत्रालय के तहत इसका आयोजन हुआ है। मुख्य अतिथि कौन थे? मनोहर लाल प्यारे बच्चों खट्टर जो है केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी मामले के मंत्री है। लक्ष्य क्या है इसका? भारतीय कार्बन बाजार द्वारा 2027 तक 40% उत्सर्जन में कटौती करना और 2030 तक पूर्ण क्रियान्वयन में लाना। मतलब हम 2027 तक जो कार्बन का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसे हम कितना कम कर देंगे बेटा? 40%। ये इसका उद्देश्य रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। इस क्षेत्र की अनुमानित आयु कितनी है? तो भैया चंद्रमा का जो हमारा चंद्रयान 3 गया था ना, उसने दक्षिणी ध्रुव का एक मैप जारी किया है, मानचित्र, यानी कि इसने बताया है कि इस क्षेत्र जहां का मैप है वो कितना पुराना है। तो भैया जी वो है 3.1 अरब वर्ष पुराना, 3.3 अरब वर्ष पुराना, 3.5 अरब वर्ष पुराना या फिर 3.7 अरब वर्ष पुराना। तो सही जवाब है डी, 3.7 अरब वर्ष पुराना। ये अनुमानित अनुमान बताया है, चंद्रयान 3 के द्वारा बताया गया है। तो चंद्रयान 3 के डेटा का प्रयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का एक पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र भेजा गया है। मुख्य प्यारे बच्चों योगदानकर्ता यहां पर भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, इसरो के इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम की प्रयोगशाला, इन तीनों ने मिलाकर इसे रिलीज किया है। स्थल आकृति की विशेषताएं बताई हैं, उच्च भूमि, निम्न भूमि के मैदान और यहां पर शॉमबर्गर क्रेटर के मलबे से बनी द्वितीय गड्ढों की बारे में जानकारी ले रहा है। आयु का अनुमान लगाया कि लगभग ये 3.7 अरब वर्ष पुराना है, जो पृथ्वी के प्रारंभिक सूक्ष्म जीवन युग से मेल खाता है कि जब पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ था, सूक्ष्म जीव पैदा हुए थे, तभी ये इतना ही पुराना माना जाता है। वैज्ञानिक प्रभाव क्या है इसके? तो चंद्र भूविज्ञान गड्ढों के निर्माण और ग्रहों के विकास को समझने में मदद करेगा कि गड्ढों का निर्माण कैसे हुआ, ग्रह का विकास कैसे हुआ। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने प्राचीन मैग्मा के निशान खोजे हैं, जिससे चंद्रमा के कभी पिघले हुए लावा महासागर होने की पुष्टि हुई है कि कभी पहले इसके लावा में महासागर हुआ करता था। चंद्रयान 3 मिशन की बात की जाए तो ये अंतरिक्ष यान के माध्यम से भेजा गया था, जिसके लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। चंद्रयान 3 मिशन जो है भारत ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई है। तो चंद्रमा पर भेजा गया विक्रम और प्रज्ञान, इसके रोवर का और लैंडर का नाम आपसे पूछ लेता है, तो रोवर का नाम प्रज्ञान और लैंडर का नाम क्या था बेटा? विक्रम। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे देखोगे हाल ही में किसकी पुस्तक हार्ट लैंप 2025 के लिए इंटरनेशनल बुकर लिस्ट में शामिल हुई है। तो बुकर लिस्ट में शामिल, जीता नहीं है, तो भारतीय लेखिका वीएस नायपाल की पुस्तक है या फिर बानू मुश्ताक की पुस्तक है, अरुंधति रॉय की है, अरविंद अडक की है। तो आप देख सकते हैं ये हार्ट लैंप जो पुस्तक है ये प्यारे बच्चों आपकी बानू मुश्ताक की पुस्तक है, जिसे लिस्टेड किया गया है, अभी दिया नहीं गया है। तो आप देख सकते हैं यहां पर प्यारे बच्चों आपका मच्छरवा, इधर आ जाओ, बानू मुश्ताक की लघु कहानी संग्रह हार्ट लैंप 2025 अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध पहली कन्नड़ कृति बन गई है। कन्नड़ भाषा की पुस्तक है। देखो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2005 में स्टार्ट हुआ था, इसे अंग्रेजी भाषा में अनुवादित उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो ये कह रहा है दीपा भाष्ठी द्वारा अनुवादित है, क्योंकि अंग्रेजी में अनुवादित को मिलता है पुरस्कार। यह पुस्तक दक्षिण भारत में हाशिए पर पड़े मुस्लिम समुदायों पर प्रकाश डालती है। बुकर प्राइज जो है आपका, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसे मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के रूप में जाना जाता है। इस प्राइज में लगभग आप जानते हैं पहले 21,000 पाउंड की राशि मिलती थी, 2002 में इसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया है, स्थापना 2005 में। अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास के लिए मिलता है। प्यारे बच्चों, जर्मनी की लेखिका जेनी एरपेनबेक को 2024 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। माइकल हॉफमैन ने इसे अनुवादित किया था। इनके उपन्यास का नाम था कैरोस। प्यारे बच्चों, 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये बुल्गारिया के लेखक जिनका नाम था गेओर्गी गोस्पोडिनोव
को मिला था। इसके अनुवादक जो थे अंग्रेजी में जिन्होंने अनुवाद किया वो थे एंजेला रोडेल को प्यारे बच्चों मिला। दोनों को कंबाइंड रूप से मिलता है, प्राइस आधा आधा बढ़ जाता है अनुवादक को और लेखक को। इनका उपन्यास का नाम था टाइम शेल्टर। बुल्गेरियाई लेखक ये पहले बने थे, ठीक है। गीतांजलि श्री को भी मिला है टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। आगे बात करें वो 2022 का था। ये प्यारे बच्चों आपका बुकर प्राइज है। बुकर प्राइज इंग्लिश में जो उपन्यास लिखे जाते हैं उनको मिलता है और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसमें 50,000 पाउंड मिलते हैं। ये भारतीय लेखक हैं वीएस नायपाल, इन अ फ्री स्टेट के लिए मिला पहला। सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला। अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1997। किरण देसाई को मिला है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में। अरविंद अडिक को मिला है द व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में। तो ये बुकर पुरस्कार है, वो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार था। कौन सी राज्य सरकार ने 4030 करोड़ रुपए की लागत से 41.5 किलोमीटर लंबी प्यारे बच्चों रतन टाटा सड़क बनाएगी। रतन टाटा के नाम पर, उद्योगपति के नाम पर यह सड़क बनाई जाएगी। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना या गुजरात? सही जवाब होगा तेलंगाना। तो प्यारे बच्चों तेलंगाना सरकार ने 41.5 किलोमीटर लंबी रतन टाटा रोड का निर्माण करेगी, जो कि ORR प्यारे बच्चों आपका रवीर याल को RRR यानी कि बच्चों अमानागल से कनेक्ट करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल प्यारे बच्चों जिशुदेव वर्मा हैं और तेलंगाना का गठन हुआ था 2014 में। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं यहां के कुछ इंपोर्टेंट डांस की तो पेरिनी शिवतांड्यम, एक है लामड़ी या लंबाडी भी बोल देते हैं इसे, ठीक है ना भाई, लंबाडी भी इधर ही होता है। ढिमसा नृत्य, एक है गुसाडी और एक बच्चों दप्पू डांस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, लंबाडी, पेरिनी शिवतांड्यम, ढिमसा, गुसाडी, ये बार बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। हाल ही में सावरकर की किस कविता को पहला प्रेरणा गीत पुरस्कार मिला है? प्यारे बच्चों एक है जस्तुते आपकी विजय हो, मां भारती का लाडला, या फिर प्यारे बच्चों अनादि मी अनंत मी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा बीडी सावरकर की है अनादि मी अनंत मी को प्यारे बच्चों ये पुरस्कार दिया गया है, पहला प्रेरणा गीत पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार ने। तो स्वतंत्रता सेनानी बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर की कविता अनादि मी अनंत मी को पहला छत्रपति संभाजी महाराज राज्य प्रेरणा गीत पुरस्कार, तो इसका नाम भी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर और ये पहली बार दिया जा रहा है, तो इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति संभाजी महाराज की विरासत का सम्मान करने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की है। इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक स्मृति चिन्ह शामिल किया गया है। यह पुरस्कार पहला पुरस्कार है, हर साल दिया जाएगा। इनकी कुछ किताबें भी हैं बीडी सावरकर की जो एग्जाम में आई हैं। इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस 1957 1857 की क्रांति के ऊपर लिखी गई किताब है। माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण किताब है। जो ऊपर वाली है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के किस स्टेशन में ईमेल के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए पहली FIR यानी कि EFIR मतलब इलेक्ट्रॉनिक FIR दर्ज की गई है, पहली ईमेल के माध्यम से? तो उधमपुर में, राजौरी में, पुंछ में या फिर जो खिरिव में? तो सही जवाब होगा खिरिव के अंदर दर्ज की गई है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन खिरिव ने एक ईमेल शिकायत के बाद अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे EFIR कहा जाता है, दर्ज की है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई। FIR का पूरा नाम जो होता है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। और ईमेल का पूरा नाम बच्चों इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के कौन है बच्चे? उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ इंपोर्टेंट डांस की बात की जाए तो राउफ है, दमहल है, भांड जश्न है, हीकत है, मंदजात है और कूद है। तो ये जम्मू कश्मीर के इंपोर्टेंट डांस हैं। प्यारे बच्चे आगे बात की जाए 11वां प्रश्न, 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में किस पूर्व सांसद को आजीवन कारावास की शुरुआत मतलब दी गई है, सजा दी गई है आजीवन कारावास, जो सिख दंगे हुए थे 1984 के, ठीक है ना भाई। इंदिरा गांधी की हत्या भी उसी समय हुई, ऑपरेशन चलाया गया था। भिंडेरवाल जो था आपका सिख दंगों का मास्टरमाइंड, वहां पर जो एक आतंकवादी कहा जाता है, तो इसमें
प्यारे बच्चों अमित देशवाल को, सोनू मित्तल को, विपिन कुमार को या सज्जन कुमार को? तो सज्जन कुमार जो हैं इन्हें दी गई है बेटा आजीवन कारावास की सजा, ये हैं सज्जन कुमार। तो दिल्ली के एक न्यायालय ने प्यारे बच्चों अगर बात करूं 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान एक व्यक्ति और उसके बेटे की हत्या के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना के 40 वर्ष बाद यह निर्णय आया। आप देख रहे हैं मतलब जो पॉलिटिशियन होते हैं पैसे वाले, उनका कहां न्याय मिलता है, उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। 40 साल बाद आया। 80 वर्षीय सज्जन कुमार 80 साल के वैसे ही हो गए, पहले से ही दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की बात करूं तो उच्च न्यायालय दिल्ली का जो स्थापित हुआ था वो 31 अक्टूबर 1966 में। इसके चीफ जस्टिस हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय। तो भैया जी देवेंद्र कुमार उपाध्याय इसके दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एट प्रेजेंट। आगे बात करें 12वां प्रश्न 2025-26 में किस राज्य के विद्यालयों में तेलुगु अनिवार्य कर दी गई है? तो तेलुगु भाषा को अनिवार्य कहां कर दिया है? छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, तेलंगाना में, अरुणाचल में। तो आप जान सकते हैं तेलुगु को, तेलंगाना की भाषा है तेलुगु, तो यही अनिवार्य किया गया होगा। 2025-26 से तेलंगाना में सभी बोर्ड में कक्षा 1 से 10 तक के लिए तेलुगु भाषा अनिवार्य कर दी गई है। यानी कि 2018 के अधिनियम को पहले की देरी के बाद सीएम रेवंत रेड्डी की सरकार ने पूर्णतः लागू कर दिया। ठीक है भाई, पूर्णतः लागू कर रहे हैं इससे। एक सरलीकृत तेलुगु पाठ्यक्रम वेनेला और तेलुगु भाषी छात्रों को आसानी से अनुकूलित करने में सहायता करेगी कि भाई अपना, जैसे पंजाब में पंजाबी जरूरी है, ठीक है, उसी प्रकार से तेलुगु को बना दिया है। तेलुगु के कुछ फेस्टिवल, मतलब तेलंगाना के कुछ इंपोर्टेंट फेस्टिवल है, बथुकम्मा, बुनालू, प्यारे बच्चों एक है पीरला पांडुगा, एक है मेदराम जात्रा। तो ये बहुत पूछा जाता है। एक सरलक्का सरलम्मा जात्रा, ये भी बड़ा इंपोर्टेंट एक आदिवासी मेला है जो यहां लगता है। तो बथुकम्मा, बुनालू, पीरला, प्यारे बच्चों पांडुगा और आपका मेदराम जात्रा। आगे बात करें तो ये आपकी 26 फरवरी का रिवीजन एक बार हो जाए कि हाल ही में किसके द्वारा पश्चिम बंगाल के तट पर अभ्यास सागर कवच का समन्वय किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल। 1 तारीख को 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसे आईईजी नई दिल्ली का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो भैया जी किसे नियुक्त किया गया था? अभी कल ही पढ़ाए थे। तो बच्चों सव्यसाची कर को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर, प्यारे बच्चों में बाजी किसने मारी है? तो इंदौर ने मारी है 7वीं बार। ये कह रहा है किस शहर में एमपी को 8वां सार्वजनिक हवाई अड्डा मिला है? तो दतिया को 8वां मध्य प्रदेश का हवाई अड्डा सार्वजनिक तौर पर बना दिया गया है। लाइफ ऑन मार्स, प्यारे बच्चों कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? नमिता गोखले की किताब आई है नई। गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है, जिसके नए टर्मिनल बिल्डिंग का अनावरण मोदी जी ने किया है? तो ये गुवाहाटी के अंदर है। ठीक है ना भाई। 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहां किया जा रहा है? जयपुर के अंदर। हाल ही में किसने सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो समीर कनोडिया, मैंने आपको पढ़ाया है। हाल ही में किसने भारत के तटरक्षक बल को वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? राजनाथ सिंह ने किए थे बेटा। अब ये होमवर्क का प्रश्न, आपने कहा था गुरुजी हमें ऐसा होमवर्क मत दो जो करंट का हो, स्टैटिक का दो। तो आप बताओ चंद्रयान 3 मिशन के रॉकेट का नाम क्या था? ये आज की क्लास का आपका होमवर्क का प्रश्न है। इसे आप होमवर्क में मुझे करके बताएंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल के सेशन में, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत बच्चों।